उच्च गति अभ्यास खंड 2 प्रतिलेखन संख्या 141 व 42 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, देशी रियासतों में प्रजा की दशा अत्यंत दयनीय थी। स्टॉप। कुछ जमींदारों, ऊंची जाति के लोगों, नरेशों के नाते रिश्तेदारों को छोड़कर सामान्य जनता, विशेष रूप से किसान, बड़ा ही कष्टमय जीवन बिता रहे थे। स्टॉप। देशी रियासतों को निरंकुशता और निर्धनता का निचोड़ कहा जा सकता था। स्टॉप। कभी कभी मर्जी होने पर नरेश लोग कुछ लोगों के साथ उदारता का व्यवहार भी कर देते थे, लेकिन सामान्यतः उन्हें अपने ऐशो आराम और अपनी निरंकुश सत्ता की ही चिंता रहती थी। स्टॉप। देशी रियासतों की संख्या लगभग 700 थी, जिनमें से हैदराबाद, कश्मीर, मैसूर आदि रियासतें काफ़ी बड़ी थी और कुछ रियासतें तो ब्रिटिश भारत के किसी एक गांव के बराबर छोटी थी। स्टॉप। कुछ रियासतों का क्षेत्रफल केवल कुछ एकड़ ही था। स्टॉप। लेकिन इन्हें देशी रियासतों के सारे अधिकार और दर्जा प्राप्त था। स्टॉप। इन नरेशों के अधिकार एक समान नहीं थे। स्टॉप। कुछ नरेशों को काफ़ी हद तक वास्तविक सत्ता प्राप्त थी, कम से कम देखने में, और कुछ को लगान वसूलने और अपनी प्रजा को आतंकित करने के सिवा और कोई अधिकार नहीं थे। स्टॉप। इस हालत के लिए देशी नरेशों को ही अकेले दोषी नहीं ठहराया जा सकता। स्टॉप। सिद्धांत रूप में यद्यपि उन्हें अपनी रियासत में पूरे अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अधिकांश में यह सत्ता केवल जनता पर दमन और अत्याचार की चक्की चला सकने तक ही सीमित थी। स्टॉप। यदि वे प्रजा की दशा सुधारने, या उसे किसी प्रकार का प्रातिनिधिक प्रशासन देने की कोशिश करते भी थे, तो दिल्ली की राजधानी में बैठा सम्राट का प्रतिनिधि, वायसराय, या उन रियासतों में बैठा उसका एजेंट उन्हें वैसा करने से रोक देता था। स्टॉप। ऐसा वास्तव में हुआ भी था कि नरेशों ने उत्तरदायी सरकार स्थापित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी, क्योंकि वैसा करना सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश सरकार के साथ हुई संधि की शर्तों के विरुद्ध होता। स्टॉप। वस्तुतः वायसराय केवल संधि की शर्तों की सीमा में ही रहकर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करता था। स्टॉप। जब बरार को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था, तब लॉर्ड रीडिंग ने यह बात निजाम को अच्छी तरह समझा भी दी थी। स्टॉप। पैरा। यह कहना बहुत हद तक ठीक होगा कि असली सत्ता विभिन्न रियासतों में नियुक्त भारत के एजेंटों या रेजिडेंटों के हाथ में होती थी, और इन लोगों को भारत सरकार के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की सलाह के अनुसार चलना पड़ता था। स्टॉप। एजेंट या रेजिडेंट की सहमति के बिना किसी नरेश के लिए जनता की भलाई के लिए कोई कदम उठाना संभव नहीं था। स्टॉप। आरंभ में इन एजेंटों या रेजिडेंटों से भारत सरकार के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी। स्टॉप। किंतु वीपी मेनन के अनुसार धीरे धीरे उनका स्वरूप बदलकर एक शिष्टतर सरकार के कार्यपालक और नियंत्रक अधिकारियों का हो गया। स्टॉप। सरकार ने इन रियासतों का उपयोग उन गंदगी जमा करने वाले गड्ढों के रूप में किया, जिसमें शेष भारत का संचित दुख दर्द बहकर जमा हो सकता था। स्टॉप। 1920-21 तक रियासतों में कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होती थी। स्टॉप। पैरा। महोदय, ब्रिटिश भारत में भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग राजनीतिक आकांक्षाओं
की तरफ से सर्वथा उदासीन थे, कौमा, हालांकि वे गरीबी और भूख से कराह रहे थे, स्टॉप। कांग्रेस ने, कौमा, और रमेश चंद्र दत्त, कौमा, दादा भाई नौरोजी, कौमा, यहाँ तक कि विलियम डिग्बी सरीखे अर्थशास्त्रियों ने इन किसानों की गरीबी और दुर्दशा की चर्चा की थी, कौमा, लेकिन रियासतों की गरीब प्रजा इन नेताओं के विचार क्षेत्र से बाहर थी, स्टॉप। भारतीय राजनीति में गांधी जी के पदार्पण से ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की जनता में एक नई चेतना जागृत हुई, स्टॉप। देशी रियासतों में भी ब्रिटिश भारतीयों की राजनीतिक गतिविधियों के कारण कुछ सुगबुगाहट होने लगी, स्टॉप। 1922 में देशी रियासतों के नेताओं की एक बैठक पूना में N.C. केलकर की अध्यक्षता में हुई, स्टॉप। रियासतों में नागरिक स्वतंत्रता लेशमात्र भी नहीं थी, स्टॉप। सभा आयोजित करने या अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, कौमा, अतः इन लोगों को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में अपनी बैठक करनी पड़ी थी, स्टॉप। पैरा। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद स्थापित करने का फैसला किया गया, कौमा, लेकिन इस फैसले को कार्यान्वित करने में कुछ समय लगा, स्टॉप। ब्रिटिश भारत में असहयोग आंदोलन की जो लहर चल रही थी, कौमा, उसका असर देशी रियासतों पर भी हुआ, स्टॉप। धीरे धीरे प्रजामंडलों, कौमा, लोक परिषदों, कौमा, प्रजा मित्र मंडलों, कौमा, नागरिक अधिकार संघों आदि की स्थापना रियासतों में होने लगी, कौमा, लेकिन ये संस्थाएं रियासत के अंदर काम नहीं कर पाती थीं, स्टॉप। अतः वे पड़ोस के ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों से अपनी गतिविधियां संचालित कर रही थी, स्टॉप। प्रजा परिषद का अगला अधिवेशन 1926 में हुआ था, स्टॉप। इसमें एक अखिल भारतीय संगठन स्थापित करने का फैसला किया गया, स्टॉप। एक घोषणा पत्र में सम्मेलन ने एक संघ स्थापित करने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया, जिसमें देशी रियासतें भी ब्रिटिश प्रांतों की सहभागी होंगी, स्टॉप। चैम्सफोर्ड सुधारों में एक भावी संघ का संकेत किया गया था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतें शामिल होंगी, स्टॉप। भावी भारत के उज्ज्वल भविष्य का चित्रण करते हुए माउंट फोर्ट रिपोर्ट में कहा गया था, इस चित्र में रियासतों के लिए भी स्थान होगा, स्टॉप। यही वह प्रेरणा थी जिसने 1926 में हुए रियासतों के प्रतिनिधियों को यह घोषणा करने के लिए प्रेरित किया था कि रियासतों के इस संघ में भागीदार होंगी। सम्मेलन में कहा गया कि सभी भारतीय रियासतों की जनता का लक्ष्य यह मांग करना और उसे पूरा कराना होगा कि भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के साथ समानता के आधार पर एक ही भारतीय राष्ट्र का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए और राष्ट्र को सरकार में उत्तरदायित्व के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, स्टॉप। किंतु अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1927 में ही हो सकी, कौमा, इसे रियासतों में एक संगठित आंदोलन की शुरुआत कहा जा सकता है, स्टॉप। इसका पहला सम्मेलन बम्बई में दिसंबर, कौमा, 1927 में हुआ, स्टॉप। इसका दूसरा सम्मेलन मई, कौमा, 1929 में बम्बई में ही हुआ, स्टॉप। वस्तुतः इसके सभी सम्मेलन
ब्रिटिश भारत में ही हुए स्टॉप। इस समय तक देशी रियासतों के बारे में कांग्रेस का रवैया अस्पष्ट सा ही था। स्टॉप।